All respected invited guests of this occasion, Honorable Justice Sir, and very senior leaders on the dais and down below the dais, सभी मेरे भाई और बहनों एंड मीडिया के साथियों, मैं कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश मिला के बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे तेलुगु आता नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ आज की इस केवल इसी बैठक के लिए मैं आया हूँ। उड़ीसा से एयरपोर्ट से सीधा आया और यहीं से सीधा एयरपोर्ट जाऊँगा। मेरा भी वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मेरा आने का मकसद है कि जंगल में हो सके तो शांति होगा, तो जंगल में आज जो हालत में लोग हैं उसमें कुछ परिवर्तन होगा। इस लालच में मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि मैं 80 के दशक में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन था। बहुत लड़ाई हुआ, आंदोलन हुआ बिहार में, जब माओइस्ट भाई लोग कुनकुन मसूरी आदि जगह में जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, तब हम भी जंगल के जमीन की लड़ाई भूमिहीनों के लिए बोध गया में लड़ रहे थे। जो लड़ाई गांधी जी, विनोबा भावे जी और जयप्रकाश जी ने, लोहिया जी ने शुरू किया था, उस लड़ाई हमारी लीडरशिप में वहाँ पे चल रहा है और उसमें हम कामयाब हुए थे। विदाउट हिंसा में, बिना हिंसा में कामयाब हुए थे। तो नक्सलाइट भाई लोग उधर आके हमको पूछे तो आप कैसे कामयाब हो गए? हमने कहा आपने बंदूक पकड़ा है, हम बिना बंदूक से लड़ रहे हैं। आपके पास 100 लोग हैं लड़ने वाले, हमारे पास 20,000 लोग हैं। फर्क यही था कि जब 150 बंदूक लेके वहां मठ के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो 150 बंदूक लेके आए, हम लोग 20,000 लोग खड़े हो गए, मारो जितना मार सकते, और लोग पीछे हटते गए और हम आगे बढ़ते गए। और जो खेत में हमने खेती किया था 20,000 लोगों को लेके, उस फसल को हम काटते गए। बाद में सरकार को वो जमीन को भूमिहीनों में बांटना पड़ा। पहले सरकार मना कर दिया था और हाईकोर्ट भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसको बांटना पड़ा और आज वो जमीन के मालिक। मैं उसके बाद भूख की लड़ाई लड़ा कालाहांडी में। जब 85 आप सुनते होंगे, कालाहांडी में जो फेमिन और स्टारवेशन डेथ चल रहा था, तब मैं 25 साल 2 महीना का विधायक था। 2 महीने में मैं विधायक बना। और मैं जब पैदल अपना विधानसभा में अपना अनुभूति इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है इसमें लोगों को काम में आए, कि मैं पैदल चला, पूरा गरीबी देखते देखते मैं थक गया, मेरा आंख थक गया, मैं टूट गया। तब विधानसभा मैंने अकेले हिलाना शुरू किया। पूरा देश और वर्ल्ड के न्यूज रिपोर्टर्स कालाहांडी पहुंचे, इसलिए कालाहांडी का भूख और फेमिन को आज भी लोग जानते हैं। हैदराबाद के यूनिवर्सिटी में, चेन्नई के यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में मुझे बुलाया करते थे, वहां पे जाके मैं अपना स्पीच दिया करता था। और न्यूज़पेपर की जितना अखबार है, जितना मैगजीन है, उस सब में स्पेशल स्टोरी हुआ करता था। कुलदीप नायर जी जैसे भारत के विख्यात जर्नलिस्ट एडिटोरियल लिखते थे, करंजिया जैसे व्यक्ति एडिटोरियल लिखते थे, हर न्यूज़पेपर के एडिटर्स एडिटोरियल लिखते थे। एमजे अकबर उसमें स्पेशल एक्सक्लूसिव लिखा करते थे। वो आंदोलन, भूख क्यों मरे लोग आज के दिन, ये लड़ाई मेरा था। 5,000 लोग उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और कालाहांडी में मर रहे थे। 4 साल तक अकाल हुआ, ड्रॉट हुआ, बारिश नहीं हुई, तो खाने के लोगों को नहीं मिला और लोगों का बुरी हालत। वो लड़ाई भी अहिंसात्मक तरीके से था। मैंने एक बार धमकी दिया था कि लोग इस तरह से मरेंगे तो मैं फूड राइट करा दूंगा, सारे गोदाम को लुटवा दूंगा। तो मेरे पास हमारे नेता नागभूषण पटनायक जी पहुंच गए। नागभूषण पटनायक जी मुझे बेटा जैसे मानते थे। वो गुणपुर से,
PWG के आपका वन ऑफ द फेमस पर्सन, भारत के फेमस नक्सलाइट में से एक थे, माओइस्ट में से एक थे। मेरे पास पहुंच गए हमारे घर में, बोले तुमको जितना आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए मिलने का व्यवस्था मैं करा दूंगा। मैंने कहा सर मैं धमकी दे रहा हूं, मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि इससे गरीबी का हल नहीं होगा। मैं चाहता हूं सरकार लोगों को खिलाना शुरू कर दे, चावल बांटना शुरू कर दे। तो वो फिर चले गए। मैं आपको कह रहा हूं हिंसा और अहिंसा की लड़ाई में क्या होता है, कभी कभी हमको अपनी भाषण में, अपनी बातों में रणनीति लेना पड़ता था, जो उस समय मैंने लिया था। तब भी मैं स्पष्ट था कि मैं अहिंसात्मक लड़ाई ही लड़ूंगा, लेकिन जो मेरा धमकी था वो पूरे स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस सब में फ्रंट पेज आ गया था। और चारों ओर में दिशा, मेरे पास हजारों कमिटेड यूथ कैडर उस समय में थे, और अपने आप में खड़े हो जाता था तो वहां आंदोलन हो जाता, रोड में कहीं खड़ा हो गया तो सड़क जाम हो जाता। इस तरह का वातावरण था। एक भूख की लड़ाई था, उसमें हमने 4 साल लड़ा, लेकिन हिंसा नहीं हुआ, लेकिन भूख खत्म हमने कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को, सरकार को, प्लानिंग कमीशन को बार बार जाना पड़ा। सारे योजना ऐसा हुआ कि कालाहांडी आज भारत का 10 धनाढ्य कृषि एग्रीकल्चर में डेवलप डिस्ट्रिक्ट में से एक है। उसके बाद लड़ाई हुआ नियमगिरी हिल का। मैं नियमगिरी पहाड़ की लड़ाई लड़ा। दूसरे तरफ हमारे बगल में नक्सलाइट भाई लोग थे, नियमगिरी हिल में भी नक्सलाइट भाई लोग थे, माओइस्ट भाई लोग। और मैं वो लड़ाई लड़ा। मैं एक्स यूनियन मिनिस्टर होने के बाद 1 बार MP बना, 3 बार MLA बना, 1 बार केंद्र मिनिस्टर बना। फिर मैं 2005 से नियमगिरी को बचाने की लड़ाई शुरू किया। हमारे आदिवासी लोग 2003 में नियमगिरी को बचाने के लिए लड़े। मैं वहां इन्वॉल्व नहीं था। जब आदिवासियों को जेल में डाल दिया और मुझे बुलाने आए उनकी हालत देखने के लिए, जेल में जब गया मैं देखने के लिए, तो उनकी हालत मुझसे दिखाई नहीं गई। तो मैं जंगल में गया, उस नियमगिरी हिल में गया, आदिवासियों से हालत को देखा, बात किया। फिर मैंने ग्रीन कालाहांडी फॉर्मेशन किया। उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोफेसर, डॉक्टर को, सारे कॉलेज स्कूल के लोगों को बुला के, विद्वानों को बुला के मैंने डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन किया। उसमें चर्चा हुआ पूरा दिन भर, उसमें ग्रीन कालाहांडी फॉर्मेशन हुआ। मैं किसी और को बनाना चाहता, सभी लोग बोले कि लड़े गोते आप, तो आपको बनना पड़ेगा चेयरमैन। उसमें CPM, CPI सारे पॉलिटिकल पार्टी थे, सिवाय BJP और वहां का रीजनल पार्टी जो सरकार में था, उसको छोड़ के बाकी सब लोग यूनाइटेड हो गए। CPI के ऑल इंडिया प्रमुख भी वहां गए थे, CPM के ऑल इंडिया प्रमुख भी वहां गए थे, और सारे लोग वहां पे थे। तो उस लड़ाई में, नियमगिरी में, मैं आपको इसीलिए कहना चाहता हूं, उस जंगल को हमने बचाने के लिए भीख मांग के मैं गांव-गांव में 250 किलोमीटर पैदल चला। हमारे बहनें, जो ट्राइबल बहनें थे, मेरे साथ चलते थे, वो अपने आप में गीत बनाते बनाते गाते थे, जिससे वहां से लोग इकट्ठा होते जाते। जैसे हमारे भाई लोग बाजा बजा के क्रांतिकारी गीत गा रहे थे ना, हम लोग यहाँ आने से, पंडाल में आने से पहले, तो उसी तरह से गीत गाते गाते आदिवासियों की लैंग्वेज में, हम बोलते हैं हमारा कुटिया लैंग्वेज है, वो कुटिया लैंग्वेज में गाते गाते जाते। तो उसमें बढ़ते गया, कारवां बढ़ते गया, भीड़ बढ़ते गया। इस तरह से भीड़ बढ़ते गया। मैं गांव में सोता था, एक्स यूनियन मिनिस्टर, 3 बार MP, 1 बार MLA। मैं गांव में, जंगल में जो स्कूल होता था उसके बरंडा में सोया करता। जो आदिवासी बना के खाना देते थे उसी को मैं खा कर। तो लोगों का आज मना हो गया। तो मैं राहुल जी को फोन करके कहा कि आपको आना है, मैं यहाँ पे जंगल में हूँ। तो आए, आके आदिवासियों के अंदर जंगल में घुस के उनके साथ खाना खाए और उनका सारी बात को सुनने, हमने जो बात रखना था उनको बताना था, प्रैक्टिकली बता दिए। तो उन्होंने 30,000 आदिवासियों के बीच में बोले इसमें हम माइनिंग होने नहीं देंगे, जब सरकार कांग्रेस का था केंद्र में। और वहां गए, सारा चीज हुआ। हमने 5 साल लड़ाई किया। 2010 में फिर से राहुल गांधी जी आए और बोले यहां माइन नहीं होगा। लेकिन उससे पहले
जो 5th शेड्यूल की बात आप लोग आज यहाँ पर करेंगे, 5th शेड्यूल की बात को लेके सवाल उठे, एनवायरमेंटलिस्ट लोग उठाए, सक्सेना कमेटी एक बना, सक्सेना कमेटी गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑब्जर्वर बिठाया रिटायर्ड जजेस को, और वहाँ जाके रिटायर्ड जज के सामने ग्राम सभा हुआ, 12 गांव में ग्राम सभा हुआ, पीसफुली ग्राम सभा हुआ, कहीं एक भी हिंसा नहीं हुई। हमने पहाड़ को ह्यूमन चेन से घेर लिया, हमने 11 दिन तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया, 5 दिन तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया, 11,000 लोग सोए रहे, मैं खुद सड़क में सोया रहा, और वो व्यापक आंदोलन बना। इसके लिए हमने हर गांव में लोगों से प्रेयर कराया, एक दिन 11 बजे 5 मिनट सब गांव के लोग प्रेयर करेंगे, तो 2,000 लोग गांव के लोग एक साथ प्रेयर किए कि इस पहाड़ को बचाना है। फिर सेमिनार भुवनेश्वर में कई बार किया, दिल्ली में कई बार किया, लंदन में कराया। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल माहौल बनाया, दबाव बनाया डेमोक्रेटिकली, और इस सारे चीजों से बिना रक्तपात में नियमगिरी बच गया। इसलिए संभावना था, तब भी हुआ था। मैं इसलिए दोनों आंदोलन को, गांधी जी के आंदोलन के बाद 2 आंदोलन जा रहा हूं जहां पे मैं काम किया हूं, वो है बोधगया का भूमि संघर्ष, वो भी फेमस इंडिया में है, जो लोग पढ़े हैं लिखे हैं जानेंगे, और दूसरा है नियमगिरी लड़ाई बिना आर्म से। इसलिए लड़ाई हिंसात्मक तरीके से क्यों, क्या मकसद है, क्या हम लोगों को बंदूक दे पाएंगे? मैं तब भी कहा करता था, और यह भी मेरा बैकग्राउंड दीजिए, कोंडापल्ली सीतारामैया जी को जब जेल से रिलीज किया गया तो मैं भारत सरकार का मंत्री था। यहां सार बता रहे थे कि उनका शरीर बहुत खराब था जेल में, यहां पे हैदराबाद में, तो उनको रिलीज करने के लिए एनटीआर मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत दबाए, यहां का इंटेलेक्चुअल लोग डाले उनको। मैं आया था एक बार, तो मुझे भी कई जर्नलिस्ट लोग मिलके बताए, मैं जो लोग होंगे तो उनको याद होगा, मैं यंग मिनिस्टर था, 30 साल की उम्र में मैं केंद्र मंत्री था, तो मुझे बताया। फिर इंदिरा रेड्डी उस समय होम मिनिस्टर था, इंदिरा रेड्डी मुझे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग चंद्रबाबू नायडू, मैं और एनटीआर जी आना चाहते हैं, आपसे मिलेंगे और आप प्राइम मिनिस्टर से हमें मिला के उनको रिलीज करने की बात करें। मेरे घर पहुंचे दिल्ली में, मैं उनको लेके, उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी थे, मैं उनके पास लेके गया, उनका जो नोट था क्यों रिलीज करना चाहिए वो आप लोगों ने तैयार किया होगा, और एनटीआर जी उसको पेश किए, और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर दस्तखत कर दिया, और भारत के राष्ट्रपति उनको रिलीज कर दिया। मेरा बैकग्राउंड ये है। जब आजाद को पॉइंट ब्लैंक पे किलिंग हुआ 2010 में, जब पीस टॉक के लिए आजाद जा रहा था और उसका पॉइंट ब्लैंक किलिंग हुआ, मुझे स्वामी अग्निवेश जी ने बताया कि भक्ति ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने पार्लियामेंट में बीइंग कांग्रेस इलेक्टेड एमपी, मैं 2010 में इस बात को उठाया, जो फ्रंट पेज न्यूज था सारे न्यूज़पेपर में, कि कांग्रेस एमपी रेजेस द मैटर ऑफ आजाद किलिंग। दिस इज माय बैकग्राउंड। बस्तर में मैंने गरीबों के बीच में बहुत गया हूं, देखा हूं, गरीबी मुझसे देखा नहीं जाता है। बस्तर में जो गरीबी का हालत है, सोडी मैडम जानती, पहनने के लिए बहनों के ऊपर कपड़ा नहीं, एक पुराना कपड़ा पहने हैं तो उसको सदियों तक पहनते रहते। बच्चों के सर में तेल नहीं, बच्चे दिख नहीं पाते हैं कि कहीं इंसान जैसे हैं। मैं 2013 में जब बस्तर गया था चुनाव से पहले, तो वो बुरी हालत देखा नहीं गया, वो भी दंतेवाड़ा में, दरभा में गया था, वो भी देखा नहीं गया। 8,000 9,000 लोग मेरे से बात कर रहे थे। मैं उस समय फायर किया था, मेरा स्पीच बड़ा भयंकर था। कालाहांडी का 80s में जो हालत था, उससे बदतर हालत बस्तर में 2013 में था, और आज भी कोई अच्छा हालत नहीं है। आज भी कोई गांव में गरीबों की उत्थान नहीं। गरीब लोग जो जंगल में रहते, ये सारे जंगल का मैप जो इनाया जी ने यहाँ पे दिखा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें जो हालत आज भी है, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट जो कमजोरी आज हमारे देश में है, वो जंगल के जो 70 जिला है उसमें जो गरीबी है, उसको अगर आप डेवलप कर देंगे तो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा।
वो नहीं हो पाने का कारण ये है कि स्वभावतः बाय हैबिट गवर्नमेंट में बैठने वाले वो उनको दिखता नहीं है, वो जंगल की गरीबी दिखता नहीं बाय हैबिट। मेरा प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बाय नेचर, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। उनके पास समय हो जाता है, चुने हो जाने के बाद अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं और वो घेर जाते हैं चापलूसों के अंदर, और उसमें ठेके बांटना, इसको मोबिलाइज करना, उसको मोबिलाइज करना, फिर से कैसे चुनाव जीतना, इतने में लोग खत्म हो जाते हैं। फिर कभी कोई जीतता है, कोई नहीं जीतता है, तो उसका कहानी भी खत्म हो जाता है। तो वो नहीं है। और आजकल तो ये है कि जंगल की संपदा, जल जमीन जंगल को हर हालत में बेचना है, हर हालत में, चाहे कितने भी लोगों को मार क्यों नहीं दिया जाए, नक्सलाइट के नाम पर मार क्यों नहीं दिया जाए, डेवलपमेंट के नाम कहेंगे, और हो रहा है। जिस तरह से सोढ़ी मैडम जी ने बताया, कितना हॉरर स्टोरी बताया, ऐसा बहुत हुआ है। कई बार कंधमाल में एक बार हुआ ऐसे, इनोसेंट लोग मर गए। मैं वहां पे 3 दिन पैदल यात्रा किया, लोगों में विश्वास पैदा करने, होश पैदा करने। 3 दिन जाके मैं पैदल यात्रा किया। कंधमाल का मैटर 5-6 साल का है, ज्यादा नहीं। मेरे जिले में 2 बार ऐसे हत्या हुआ, तो मैंने धमकी दिया, वहां पे जाके मैं रैली किया, तो तुरंत उन परिवार को कंपेंसेशन 4 लाख 5 लाख रुपया कंपेंसेशन परिवार को दिया गया। सरकार को गलती मानना पड़ा। तो ऐसे कई समस्या है। तो साथियों, पहला तो यह है कि क्या हम अंधाधुन ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंसा से रोकने का हिम्मत हमारा है? नहीं है। क्या हम बंदूक की लड़ाई से लाखों लोगों को एक साथ जुटा सकते हैं? नहीं। आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास पहनने के लिए नहीं है, आप उन गरीबों को कैसे बंदूक देंगे? एक बंदूक का कीमत क्या है? एक बंदूक का कीमत क्या है? अगर लाएंगे भी तो कहां, आपके लिए किस गोदाम में इतना बंदूक रखा है जो आप निकाल के लाएंगे और उनको बंदूक देंगे? नहीं, संभव नहीं है। तो बंदूक की लड़ाई से स्टेट इज द मोस्ट वायलेंट टुडे, स्टेट इज मोस्ट पावरफुल टुडे, और स्टेट के खिलाफ आपकी लड़ाई में कोई दम नहीं है। आप अपने कैडर को मार रहे हो। यू आर किलिंग योर इनोसेंट डेडिकेटेड कैडर्स। दूसरी बात है कि नक्सलाइट के नाम पर झारखंड एरिया में और कहां कहां कुछ गलत लोग लूटने लगते हैं। नक्सलाइट के नाम पर हिंसा पैदा करके, अपना दहशत पैदा करके वहां अपना जीविका करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नक्सलाइट का, माओइस्ट का जो स्पिरिट है, जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी भी टिक नहीं पाएगा आज जैसे परिस्थिति है। इसलिए आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा, आपको सीज फायर करना पड़ेगा। किसका हित में? आपकी अहंकार के हित में नहीं कि मैं क्यों बंदूक छोड़ दूं, मेरे को मार देंगे, मारने दो ना आपको एक आदमी को। आप एक आदमी के चलते लाखों क्यों तकलीफ होंगे? Why millions will suffer for you 500 or 1000 or 2000 people? This is modern age. अहिंसात्मक लड़ाई लड़ो। वो नौजवान जो एक बंदूक लेके मार रहा है और मर रहा है और जिंदा रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद करेगा, स्लोगान करेगा, सत्याग्रह करेगा, अनशन में बैठेगा, तो लाखों का सहारा बनेगा। लाखों का सहारा बन सकता है एक चिंगारी, एक लड़ाकू, एक क्रांतिकारी व्यक्ति। तो अगर आपके पास 100, 200, 500 अगर माओइस्ट के अंदर हैं, तो अपना गति बदल दो यार। क्यों? समय के अनुरूप गति बदलने की आवश्यकता है। समय के अनुरूप आप जड़ता, नक्सलाइट एक जड़ है। बंदूक पकड़ना, हिंसा से परिवर्तन करने का सोच जो है एक जड़ता है। आप में जड़ता हो तो आप में विकास कैसे होगा? जैसे हिंदूवादी जड़ता है, तो ऐसे आप भी जड़ता है। कैसे परिवर्तन लाओगे? भीष्म, आप महाभारत में कहानी देखे हैं। भीष्म ने संकल्प किया कि मैं हस्तिनापुर के शासन के साथ मैं अपने को जोड़ दिया और मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, शासन जैसे होगा ऐसे होगा। धृतराष्ट्र ने जैसे क्या, भीष्म जैसे महारथी डांस किए,
उनके बातों पर नाचने लगे और द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया, भाई भाई में लड़ाई हो गया, पांडव का हो गया, अन्याय होने लगा पूरी तरह से, मानवता खत्म हो गया। तो भगवान कृष्ण ने जब भीष्म को हत्या किया तब बोले आप जिम्मेदार हो, इतने बड़ा गंगा पुत्र होते हुए सारा चीज का जिम्मेदार आप हो, आपके चलते ये युद्ध हो रहा है, नहीं तो आपके वंशज बचे रहते। आपने उनको हत्या, आपने उस समय अगर रोका होता अपने बेटा धृतराष्ट्र को, अगर उस समय आपको अस्त्र उठाए होते तो ये सारे योद्धा जो आज यहां पर हैं ये अस्त्र नहीं उठाए होते आपके सामने, और आप खुद को परिवर्तन नहीं किया, खुद जड़ता बने रहे। आप गलत प्रोमिस करोगे, शपथ करोगे और समाज उसके लिए सफर करेगा। मैं वही कह रहा हूं आपको कि आप गलत प्लेस किए हो माओइस्ट बन के परिवर्तन लाने का, और आपकी प्लेस के अहंकार के नीचे लाखों करोड़ों जंगल में रहने वाले आदिवासी गरीब आज भी गरीब हैं। मैंने देखा 2013 में उन जंगलों में, बस्तरों के जंगल में, उस कहानी को मैंने उठाया, उससे बुरी हालत नहीं था मेरा कालाहांडी में। मैं 2-4 बच्चों का हालत देखा नहीं, मैंने पूरे देश को हिला दिया था गरीबी में। मुझे कहना पड़ा था कि खाना नहीं मिलेगा तो मैं बंदूक उठाऊंगा। उसी से सरकार सोच में पड़ गया, इमरजेंसी खाना बना के दूसरा दिन से सबको देने लगा, सरकारें की गोदामें खोलने लगी। तो मेरा यही है कि आज भी संभावना है, हम मानवता को सुंदर से बनाएं, प्यार से बनाएं। जो हिंसा बीजेपी के हिंदू आरएसएस टाइप ऑफ लोग कर रहे हैं वो हिंसा हम क्यों करें? हम असंगठित हो या संगठित हिंसा हो, उससे हम मानवता को सींच नहीं सकते हैं, सुंदर नहीं बना सकते हैं। प्यार बांटना पड़ेगा, प्यार से कुर्बानी देना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि आज भी गांधी जीवित हैं, नहीं तो हम नियमगिरी कैसे जीतते, नहीं तो हम बोधगया का भूमि संघर्ष कैसे जीतते, नहीं तो मैं भूख की लड़ाई कैसे जीतता कालाहांडी में। आज सिंचाई 70% है सर, जहां 3% था कालाहांडी में। उस समय मैं गरीबी की, भूखमरी की बात उठाया था। तो इसलिए लड़ाई में संभावनाएं है। मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से कि सीज फायर हर हालत में करें। सरकार की मानसिकता दबाने का होगा, कुचलने का होगा, आपको खत्म करने का होगा, बहाना बहुत होगा, लेकिन आपको सहना पड़ेगा। बृहत स्वार्थ, बहुमुखी स्वार्थ के लिए खुद को कुर्बानी देना पड़ेगा, और वो कुर्बानी हीरोइज्म होगा। आपका हीरोइज्म, आपका कमिटमेंट, आपके सैक्रिफाइस, आपका पूरा जवानी उसमें देना। इसलिए इस बात को मैं खत्म करते समय, अपनी बात को खत्म करते, मैं कहना आया था इस बात को खुल के कहने के लिए, और कह दिया मैं, जो होना है होगा, जो आप करना है करेंगे, जो हालत है होगा। लेकिन मैंने अपनी बात रख दिया, मेरा सोच रख दिया, क्योंकि मैं कभी बंदूक उठाना चाहता था, नहीं उठा पाया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं उठाऊंगा तो अच्छा होगा, ये नहीं लगा। और आज जो हो रहा है वो उससे समाज का नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति, ये जो आज भी जितने जिंदा हैं वो हमारे अनमोल रतन है। इसलिए मैंने कहूँगा, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल सी